देखिए, सबसे पहले एक फार्मर को अपने ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि दाना हमारा हक है और बाकी जो भी चीज़ है वो ज़मीन का हक है, उसको वो वापस देना चाहिए। आपने ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर जो है अपनी सॉइल का वो बेहतर किया है, पीएच कम की है, तो इससे ज़रा हमारे फार्मर्स को बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आपकी फर्टिलाइज़र कॉस्ट जो है वो कितनी कम हुई है। कि हमने अपने सॉइल बायोटा पे काम करना है, हमने अपने सॉइल पीएच पे काम करना है, हमने अपने बैक्टीरिया पे काम करना है, फंगस पे काम करना है। बेसिक रीज़न ये है कि खाद आपने डाल दी, क्या उस पौधे ने वो खाद उठाई है? पहले अगर आपकी 5 ppm फॉस्फोरस थी, वो 50 पे चली जाएगी। कंपोस्ट को मिक्स करके अगर आपने डीएपी के साथ डाल लें, आप ऑलमोस्ट 50% अपनी खाद को बचा सकते हैं। कि खाद कोई भी डाल सकता है, मगर उसको पौधे को उठाना असल ट्रिक है। कम से कम 120 मन पैदावार हासिल करने के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं और खादों का कितना इस्तेमाल जो है हमारे ज़मींदार को करना चाहिए? एज अपोज टू मेरी जो मक्की है वो एंड तक छली का पर्दा सूख जाता है, टांडा एंड तक नीचे पत्ते तक हरा रहता है। कोई एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, अब प्रिसीजन का दौर है, अब आप बेफजूल पैसे ज़ाया नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पायनियर कौन कहानी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट खालिद रहमान। हाजिर हैं पायनियर कौन कहानी की एक नई एपिसोड नए मौजू के साथ। नाजरीन, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी फ़सल की पैदावार बढ़ाने में बहुत अहमियत की हामिल होती है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी दरअसल वो बुनियादी ग़िज़ाई अज्ज़ा फ़सल को फ़राहम कर रही होती है, जिससे फ़सल की नशोनुमा, उसकी बढ़ोतरी और पैदावार जो है वो बेहतर आती है। लफ्ज़ ज़मींदारा, इसका पहला हिस्सा जो है वो ज़मीन है। ज़मीन हमारी है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सॉइल मैनेजमेंट पर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बहाल करने और उसको बेहतर करने के हवाले से इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने जिस मेहमान को मदऊ किया है, उन्होंने पिछले 7-8 साल के अरसा में बहुत मेहनत करके अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, जो कि हमारी नॉर्मल ज़मीनों में 0.6-0.7 है, उससे बढ़ाकर 2 पे ले गए और इनकी ज़मीन की पीएच 6.6 है, जबकि नॉर्मल ज़मीनों की पीएच 8 से 9 है। तो इतनी ज़्यादा ज़मीन की ज़रख़ेज़ी जो है इन्होंने बेहतर किया है, ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको बेहतर किया है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने उनको मदऊ किया है। ये हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स के लिए एक मशले राह हैं, ज़राअत के मैदान में जिद्दत और तरक्की की अलामत हैं। मेरे इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे जनाब सरदार बाबर फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, क्या हाल है? अस्सलाम सर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसा कि सर मैंने आपके तारफ़ में बताया कि आपने बड़ी मेहनत से अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बेहतर की, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ किया, पीएच जो है उसकी कम की, तो हमारे ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है, नाज़रीन का ये बन रहा होगा कि ये आपने कैसे किया। तो हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स को थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि आपने कौन से ऐसे इक़दामात किए जिससे जो है ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बेहतर हुई, और उसके अलावा थोड़ा सा ये भी बताएं कि ओवरऑल सॉइल मैनेजमेंट या ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की बहाली या बेहतरी से क्या फ़ायदा हासिल होगा। देखिए, सबसे पहले एक फार्मर को अपने ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि दाना हमारा हक है और बाकी जो भी चीज़ है वो ज़मीन का हक है, उसको वो वापस देना चाहिए। हमारे क्योंकि कोई ड्राइवर कहते हैं कि जी इसको आग लगा दो, कोई इसको जी साफ़ कर दो, जी तेल का ज़िया है और ये है और वो है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ज़मीन का हक ज़मीन को वापस देना चाहिए। जो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ज़मीन में वापस जाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, तो वो आपको करना चाहिए। नंबर 2, अगर आपकी ज़मीन का पीएच हाई है या ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो आपको हाई बायोमास फसलें लगानी चाहिए, जिसका ग्रीन आप ले लें और पीछे बायोमास जो है वो बहुत बचे। और कौन एक नेचुरल सी है, क्योंकि इसका जितना पौधा ऊंचा है उतनी ही रूट्स नीचे डूंगी हैं, और इसका जो बायोमास है, अगर आप ग्रेन ले लेते हैं पीछे तकरीबन ऑलमोस्ट ये 200-250 मन तक, ऑलमोस्ट 8-9 टन तक ये बायोमास बीच में होता है, और आप उसको क्रश करके बीच में डालें, तो ये आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी चाहिए। दूसरा, आपको अपनी, क्योंकि आपके सॉइल में आजकल
मैं अपने सॉइल की नहीं बात करूँगा, लोगों के सॉइल की बात करूँगा, क्योंकि वो उनको ये प्रॉब्लम्स जो आते हैं उनके बेसिकली सॉइल में ना इनफ बैक्टीरिया ना फंगस है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो आपको वेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको वाफिर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो वो एसिडिक भी होता है और वो इसको तोड़ने में बहुत मदद करता है आपकी जो क्रॉप ट्रैश है। और अगर आपकी ज़मीन में तुक्के से लेकर टांडे तक 20-21 दिन में एक आधे पानी लगा के वो आपकी ज़मीन में अगर उसका हिस्सा नहीं बनता तो आपकी ज़मीन बीमार है और उसमें बैक्टीरिया और फंगस की कमी है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया फंगस की या रिसाइक्लर्स की। तो उसके ऊपर आपको ख़ुसूसी तौर पे एक नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि छल्ली ज़मींदार का हक है और पूरा पौधा जो है वो ज़मीन का हक है। नहायत खूबसूरत बात। शुक्रिया जी। सर, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स आपके फॉलोअर्स हैं, तो हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताएं कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की अहमियत क्या है? देखिए, ज़मीन ही है जो हर चीज़ आपकी यील्ड को फ़रोग़ देती है। अगर वो सेहतमंद है और उसमें वो सारे अज्जा हैं तो तभी आप वो एवरेज अचीव कर सकते हैं या आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। आप अगर ज़मीन को न्यूट्रलाइज़ कर दें या उसको आप लेट्स से बैक्टीरिया और फंगस से पाक कर दें, बिल्कुल उसको स्टेरिलाइज़ कर दें, जी, दैट वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, स्टेरिलाइज़ कर दें, तो आपकी उस ज़मीन या उस मिट्टी में कोई चीज़ नहीं उगेगी और पौधा मर जाएगा। तो इसकी बायोटा का ख्याल रखना हमारी प्राइमरी ज़िम्मेदारी है। हम लैंड के स्टूअर्ड हैं, जिस तरह आपने कहा, ज़मीन और हम ज़िम्मेदार हैं। इसी तरह हम इसके ज़िम्मेदार हैं कि हम इसको और इसकी ज़रख़ेज़ी को बरकरार रखें। तो ये जो जैसा कि मैंने तारफ़ में बताया कि आपने ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर जो है अपनी सॉइल का वो बेहतर किया है, पीएच कम की है, तो इससे ज़रा हमारे फार्मर्स को बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आपकी फर्टिलाइज़र कॉस्ट जो है वो कितनी कम हुई है? देखिए, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। आज से आई थिंक 2018 से ये शुरू होती है। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सुन रहा था, कॉर्न यील्ड रिकॉर्ड्स अमेरिका में जो बन रहे थे जी, और मुझे हमेशा जुस्तजू ये होती थी कि हम यहाँ पाकिस्तान में रह के उस टाइप की एवरेजेस क्यों नहीं ले सकते। जब मैं यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ रहा था तो हम उनके जो वहाँ स्टूडेंट्स थे उससे कोई कम नंबर नहीं ले रहे थे। तो हमारे में क्या खामियां हैं जो हम जिसको पूरा करें और हम उस लेवल पे पहुँच सकें। तो ये एक जुस्तजू पैदा हुई और मैंने अपनी एक रिसर्च शुरू की और मुझे एक चीज़ समझ आई कि विदाउट सॉइल बायोलॉजी, यानी सॉइल आपकी ज़मीन की बायोलॉजी के बग़ैर, जिसमें बेनिफिशियल फंगस बैक्टीरिया बायोटा कह लें, जो उसमें ज़िंदा रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक आपकी बैक्टीरिया और फंगस, उसके बग़ैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम वो इम्प्रूव करेंगे तब हमारी यील्ड इम्प्रूव होगी। उस ज़माने में हम तकरीबन 115, 20, 25 मन लेके हम बड़ी अपनी बगलें बजाते थे जी। और जब हम वेस्ट को देखते थे, स्पेशली अमेरिका को, तो हम यही सोच रहे होते थे, यार ये किस तरह अपना ये यील्ड ले सकते हैं, ये क्या मैजिक फार्मूला है इनके पास। तो बहुत सारी मैंने एग्रीकल्चर पेपर्स फ़र्क यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े, फ़र्क इंटरव्यूज़ देखे और मुझे ये समझ आई कि हमने अपने सॉइल बायोटा पे काम करना है, हमने अपने सॉइल पीएच पे काम करना है, हमने अपने बैक्टीरिया पे काम करना है, फंगस पे काम करना है और वो उसको किस तरह मैनेज करना है। तो इसके ऊपर फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता काम किया और पहले साल ही हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी फार्म एवरेज 140 तक पहुँचाई, छोटी मोटी अमेंडमेंट से। मेरा पीएच तकरीबन 8.2 पे था और इसको हम 2020 तक ये तकरीबन 7.5 तक ले आए थे और अभी जो लेटेस्ट हमारा रिज़ल्ट आया है दैट इज़ एट 6.6। अब बहुत सारे जो ज़राअत के एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं ये
हमारी सॉइल कैल्केरियस है, ये हो नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है वो अब हमारे सॉइल को देख रहे हैं या हमारी ज़मीन को देख रहे हैं एक केमिस्ट्री लेंस के साथ, और वो पूरी पिक्चर नहीं आपको देती जब तक आप साथ बायोलॉजिकल लेंस नहीं लगाएंगे। जी। आपकी ज़मीन में एक मिकदार से ज़्यादा बैक्टीरिया और फंगस हो तो वो जो चीज़ें डाइजेस्ट करती है, जो क्रॉप रेजिड्यू डाइजेस्ट करती है, वो एसिड्स बनाती है, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाती है, जो आपकी दूसरे बैक्टीरिया फंगस के लिए हार्मफुल नहीं होता। लोग आमतौर पे पीएच कम करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके बैक्टीरिया फंगस मरते हैं। ये रब ने आपको एक कुदरती निज़ाम दिया हुआ है, और उसको यूज़ करते हुए आप उसकी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो वो जो एसिड्स देंगी वो उसको न्यूट्रलाइज करती जाएंगी, और आपकी वो कैल्शियम कार्बोनेट्स निकलते जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ती जाएगी, कैल्शियम अवेलेबल होती जाएगी। इसी तरह जिस तरह ही आप पीएच अपना डाउन करेंगे और भी आपके न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते जाएंगे। तो ये एक महसूस सा आपको मैं इंट्रो कह लें, या ये मेरी जस्तजू थी ये काम करने की। बिल्कुल। तो ये उसका एक छोटा सा इंट्रो है जी। सॉइल बायोटा के हवाले से आपने बात की, तो थोड़ा सा ये बताएंगे सॉइल बायोटा आपने बढ़ाया और उससे जो है पीएच कम हुई, तो क्वेश्चन मेरा जो है आपके साथ ये था कि उससे आपकी फर्टिलाइज़र कॉस्ट जो है वो कितनी ज़्यादा कम हुई, ताकि हमारे फार्मर्स जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है इसमें बने। देखिए, पीएच एक बड़ा मज़ेदार नंबर है। पीएच जब आप 1 पॉइंट कम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 8.5 से 7.5 पे आ जाते हैं, तो आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो 10 टाइम्स बढ़ती है। लेट्स से आपकी फॉर एग्जांपल ज़मीन में अगर 10 ppm फॉस्फोरस आ रही है, आपका पीएच उसी ज़मीन का अगर आप 1 पॉइंट नीचे ले आएंगे तो वो 100 ppm पे चली जाएगी। या 4 आ रही हो 40 पे चली जाएगी। इसी तरह आपके पोटाश का भी है, इसी तरह नाइट्रोजन का, खैर वो आपके पास सर्टन इतना आपका ऑर्गेनिक मैटर हो ताकि वो उसको लीच डाउन या हवा में उड़ने ना दे, तो वो होना चाहिए। मगर फास्फोरस के लिहाज से ये ऑलमोस्ट आपको 10 टाइम्स एल्गोरिथमिक इंक्रीज देती है जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी इससे जो है फास्फोरस और पोटाश, आप कहना ये चाह रहे हैं उन दोनों की जो है डोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली आप अगर इसको इस तरह देखें कि अगर खाद कोई भी दे सकता है, इसको आप इस तरह देखें, खाद कोई भी दे सकता है। आप किसी को कहें जी मैंने इतनी एवरेजली इतनी खाद डाली, वो उतनी खाद डालेगा मगर वो एवरेज नहीं ले सकेगा। अब उसका बेसिक रीज़न ये है कि खाद आपने डाल दी, क्या उस पौधे ने वो खाद उठाई है? असल ट्रिक ये है कि आपने पौधे को खाद उठवानी है। डाल कोई भी सकता है, मगर आपको वो बायोलॉजी समझनी है कि वो मैक्सिमम खाद किस तरह उठा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। सरदार साहब, आपने बात की नामियाती मादा जो है बढ़ाने के हवाले से, तो आपकी ज़मीन जो है उसका नामियाती मादा आपने बढ़ाया, सॉइल पीएच कम की, तो नाजरीन को ये बताएं कि इसका बेनिफिट आपको क्या हासिल हुआ? कोई फर्टिलाइज़र कॉस्ट जो है वो आपकी कम हुई इससे? देखिए, पीएच जब आप कम कर लेते हैं लेट्स से 1 पॉइंट, तो ऑलमोस्ट एल्गोरिथमिक आपको उसका रिजल्ट मिलता है 10 टाइम्स मिलता है। लेट्स से अगर आपकी 5 ppm फॉस्फोरस थी, वो 50 पे चली जाएगी। सो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होता है। हमने, अगर मैं अपनी प्रीवियस प्रैक्टिसेस शेयर करूं, तो हम ऑलमोस्ट 2 DAP, 2 पोटाश और 4 यूरिया डालते थे जी। तो जिस तरह मैं इसको समझता गया और इसको अंडरस्टैंड करता गया और इसकी चीज़ें देखता गया अपने फार्म पे क्या क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो हमने रॉक फॉस्फेट को कंपोस्टिंग करनी शुरू कर दी, और वो मुझे ऑलमोस्ट 2.5 DAP जितनी फॉस्फोरस देती है, और वो मुझे कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज़ में, 4 to 5,000 रुपीज़ में अगर मैं अपने फार्म पे बनाता हूँ। और ये एज अपोज टू आज की डेट में अगर मैं DAP इस्तेमाल कर रहा होता तो वो मुझे ऑलमोस्ट 28 से 30 हज़ार रुपये में पड़ती। मुझे ऑलमोस्ट 24,000 रुपये सिर्फ DAP के मद में बचता है। अगर आपने वो नहीं करना तो आप इवन कंपोस्ट को मिक्स करके अगर अपने DAP के साथ डाल लें, आप ऑलमोस्ट 50% अपनी खाद को बचा सकते हैं, बिकॉज खाद की यूज़ एफिशिएंसी
बढ़ जाती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि खाद कोई भी डाल सकता है, मगर उसको पौधे को उठाना असल ट्रिक है। तो आपने फास्फोरस को बचाना है, क्योंकि हमारी नॉर्मल ज़मीनों में या आम ज़मीनों में pH 8.5 9 तक है, और उस pHs में फास्फोरस या DAP आपकी बहुत जल्दी लैंड अपना ज़मीन के अंदर लॉक हो जाती है कैल्शियम फॉस्फेट का बॉन्ड बना के। और आपने उसको देर पा रखने के लिए अगर आप उसको कंपोस्ट के साथ मिक्स करके डालेंगे तो आप हाफ फर्टिलाइज़र में आप वही रिज़ल्ट ले सकते हैं जो आप कंपोस्ट के साथ उसको डाल के करेंगे, एज अपोज टू 2 DAP के। सरदार साहब, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि 1 मन पैदावार हासिल करने के लिए न्यूट्रिशनल फार्मूला क्या है, और कम से कम 120 मन पैदावार हासिल करने के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, और खादों का कितना इस्तेमाल जो है हमारे ज़मींदार को करना चाहिए? देखिए, ये एक बड़ा सिंपल, आपने इसको सिंपलीफाई कर दिया। ये इतना आसान सवाल नहीं है और इसका इतना सिंपल आंसर भी नहीं है। आप अगर, मैं आपको फिर से रीइटरेट करूँगा कि अगर आपने खादें डाल दी और जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो डाल दी, उसका ये मतलब नहीं है कि वो खादें पौधे ने उठा ली हैं। जी। आपकी सॉइल बायोलॉजी इम्प्रूव होगी तो फिर आपको वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बट अगर आपने जनरल बात की है तो आपको 1 मन मक्की लेने के लिए ऑलमोस्ट 700-750 ग्राम आपको नाइट्रोजन चाहिए, और पोटाश जो है वो आपको ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स चाहिए, और अबाउट 250 टू ऑलमोस्ट 300 ग्राम्स फॉस्फोरस भी चाहिए। बट पोटाश अगर आप ज़्यादा भी डाल दें तो वो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि ये लग्जूरियसली लेती है मक्की पोटाश और नाइट्रोजन। इसको शौक है, इसकी फेवरेट कह लें खाना है। जी। और अगर आपने 120 मन लेनी है तो एक जनरल रूल ऑफ थंब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ज़मीन से वो निकालती है वो तकरीबन आपकी ऑलमोस्ट 3.5 से 4 बोरियां यूरिया की निकालती है, ऑलमोस्ट आपकी 1.5 बोरी अपना फॉस्फोरस की, और क्लोज टू 2 बोरी पोटाश की। सो ये एक जनरल सा एक फॉर्मूला है। बिल्कुल सही। सो ये है, मगर इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप इसके साथ बायोलॉजिकल्स डालें, जिसमें कंपोस्टिंग है, जिसमें अपना वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया है, और जिसमें आपने रिड्यूस्ड टिलिंग करनी है, जिसमें अगर आप 3 फसलें नहीं ले रहे तो आप एक कवर क्रॉप लगाएं। फॉर एग्जांपल, आपने मक्की काटी है, साथ ही आप उसमें जंतर का एक छट्टा दे दें, महीना 1.5 आपको मिल ही जाता है, और उसको फिर रोटावेट करके अपना अगली फसल लगाएं। मकई लगानी है, मूंजी लगानी है, जो भी लगाना है। वेरी राइट। तो ये जनरल एक आपको ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जैसा कि बहुत से नाजरीन हमारे जानते हैं कि आप उन फार्मर्स में से हैं जिन्होंने मकई की आला पैदावार हासिल की है। ख़ास तौर पर बहारिया मकई की अगर हम बात करें तो आपकी 180 मन फ़ी एकड़ से ज़्यादा आप 2023 में पैदावार हासिल कर चुके हैं। तो हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आप जो है वो कितनी डोज़ फर्टिलाइज़र की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टाइम ऑफ एप्लीकेशन भी बताएं, उसमें क्वांटिटी भी जो है बता दें, और उसका वे क्या है, राइट वे क्या है हम जो है फर्टिलाइज़र यूज़ करने का, वो भी बता दें। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा इस राइट वे है रब का फजल। ठीक जी, बिल्कुल। रब का फजल ना हो तो फिर ये एवरेजेस आ नहीं सकती, बिकॉज उसके अगले साल अगर आप देखें मौसम जिस तरह था तो हम उसके नेड़े भी नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे। तो रब का फजल करम हो तो आई थिंक इससे भी ज़्यादा आप एवरेजेस ले सकते हैं। अब मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपनी बेसिकली फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र में DAP नहीं इस्तेमाल करता। मैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र में मैं रॉक फॉस्फेट को कंपोस्ट करवाता हूँ ऑर्गेनिक मैटर से, गोबर से या बिट्ठों से, और वो हम तकरीबन ऑलमोस्ट 500 kgs to 600 kgs डालते हैं। और रॉक फॉस्फेट उसका हिस्सा जो है वो तकरीबन को 28% वाली तकरीबन 160 kgs उसका हिस्सा होती है, और वो हम उसको तकरीबन 21 दिन से लेके 1 महीने में तैयार कर लेते हैं, और वो हम उसको बेज़ल में डालते हैं। पोटाश का हम एक बैग जो है वो
थ्रू बैंडेड फर्टिलाइज़र वो डालते हैं एट प्लांटिंग। उसके बाद हम जब ये मक्की आ जाती है 6 पत्तों पे, या वी आप उसको 4 कह लें, तब हम उसको आधा बैग पोटाश पहले डालते हैं विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कोबाल्ट वगैरह शामिल हैं। फर्स्ट यूरिया? नहीं, दिस इज़ नॉट फर्स्ट यूरिया। ये 6 पत्तों पे मैं पोटाश डालता हूँ। ओके। अगर आप मकई को स्टडी करें तो सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो है जो वो लेती है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 पत्तों पे है, और वो न्यूट्रिएंट पोटाश है। पोटाश की जो नीड है वो 6 पत्तों से लेके कह लें आपके हेड हाइट से या आपके सर से ऊपर जब निकल जाती है, 80% जो उसकी नीड है पोटाश की, वो उस टाइम फ्रेम में है। हम इसके अगले पानी पे हाफ बैग यूरिया इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे फार्मर की जो गलती है वो पहला पानी लगाता है, चोए का पानी लगाता है, पहला पानी लगाता है, दूसरे पानी पे वो जब प्रॉब्ली 2 पत्तों पे होती है वो शुरू हो जाता है यूरिया। वो आपकी 100% यूरिया वेस्ट है। वो आपने यूरिया, जिस तरह मैंने आपको कहा कि खाद लगाना आसान है, क्या उस पौधे ने वो खाद उठाई है? ये अहमियत का हमें। हाँ, ये इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। आप एक नौमौलूद बच्चे को जो सिर्फ दूध पीता हो, और इसमें दूध को मैं कहूँगा जो सीड के अंदर उसका सारा खाना है, जी जी, वो दूध पीता हो, आप उसके आगे कढ़ाइयाँ रख दें और उसके आगे बिरयानियाँ रख दें और उसको खिला दें, तो उसका पेट ही ख़राब होना है, या वो ज़ाया हो जाएगा, वो ख़राब होएगा, बच्चा नहीं खाएगा। इसी तरह जब ये अपने बच्चे या छिले कह लें या बच्चे स्टेज में होती है, इसको नाइट्रोजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती जब तक ये एक 6 पत्तों की स्टेज पे ना आ जाए। जब ये ग्रैंड ग्रोथ पे, जब ये हमारे आम तौर पे जो कॉन्सेप्ट होता है कि जी दानेदार डाली और एकदम जी मक्की ने शूट मार दी, वो उसकी ग्रैंड ग्रोथ है। उस वक़्त इसको यूरिया की सख्त ज़रूरत है। और आप ये नोट करेंगे, ये जो गलती वो करते हैं तो फार्मर टैसलिंग के फौरी बाद उसके नीचे पत्ते सड़ना शुरू हो जाते हैं। जो नाइट्रोजन की कमी एक तो होती है ना जी, अपना स्टॉक रॉट, वो जो नाइट्रोजन की कमी है वो आपको उस तरफ उस वक्त नज़र आना शुरू हो जाएगी, नीचे से बर्निंग शुरू हो जाएगी। और ये सारे फार्मर्स की मैंने देखी है जो ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनकी निचले वाले पत्ते बर्न हो रहे होते हैं। बिल्कुल सही। एज अपोज टू मेरी जो मक्की है वो एंड तक छली का पर्दा सूख जाता है, टांडा एंड तक नीचे पत्ते तक हरा रहता है। और वो एक की है कि आपकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बेहतरीन है। सो आपने नाइट्रोजन का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा सा डिले करना है। ये विंटर जो बहारिया की है, जो आपकी आजकल की मौसमी है, ऑटम की है, उसको आपने यूरिया में भी इसके इर्द गिर्द ही लगा देनी है छठे पत्ते के पास विद पोटाश, बिकॉज वो एकदम ग्रो करती है, आपके पास टाइम नहीं होता। सो उसके बाद आपने पोटाश के बाद आधी यूरिया आपने लगाई, और उसके बाद हर पानी पे आप उसको एक यूरिया लगाएं। टैसलिंग तक आपको कम से कम 4 यूरिया कंप्लीट कर लेने चाहिए। अब ये मैंने ही इसकी रिसर्च करके काफ़ी बहसों के बाद, काफ़ी एक्सपर्ट्स के साथ, इवन आपकी कंपनी के साथ उनको प्रूव भी किया कि जो नाइट्रोजन है जब वो R2 के ऊपर आती है, जब आप कह लें उसका दाना ऑलमोस्ट बनना शुरू होता है, येलोइश शुरू होती है, तब एक स्पाइक आती है नाइट्रोजन की, उसको ज़रूरत होती है। उस वक्त हाफ बैग जो है आप नाइट्रोजन का दे दें, मे बी विद सल्फ़र, मे बी आप अमोनियम सल्फेट दे दें, तो वो बहुत ज़रूरी है। और वो ग्रेन फिलिंग में जिधर आपका लेट से एक बुशल जो 25 किलो का है होता है, वो अगर आप उस वक्त देंगे, वो कन्वेंशन है 25 किलो, वो मे बी एक बुशल जो है कॉर्न वो 27 किलो की हो जाएगी। तो ग्रेन फिलिंग जो है डेंसर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल सही है। सो ये एक की है। बिल्कुल सही है। तो ये यूरिया जो है थ्रू फर्टिगेशन जो है जी, यूरिया फर्टिगेशन, और जो पोटाश है वो पहली वाली थ्रू अपना प्लांट, और दूसरी जो है ऊपर से या केरा करा लें या वो भी फर्टिगेट हो जाती है। ये यूरिया के हवाले से जो बात की है, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जी,
कि बिल्कुल आपने सही कहा है कि जैसे ही R2 पे क्रॉप जाती है, नीचे वाले पत्ते जो है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी शो करना शुरू कर देते हैं। उसमें एक बात तो ये है कि पहले से प्लान किया होता है कि हमने 4 बैग डालने हैं, वो बहुत टाइमली स्टार्ट कर देते हैं, उस वक्त अपटेक इतना हो नहीं रहा होता, और उससे ये होता है कि नाइट्रोजन लॉस में चली जाती है। उसके अलावा ये भी होता है कि जब वो क्रॉसिंग स्टेज में आती है, बहुत ज़्यादा ओवर इरीगेशन फार्मर कर रहा होता है जी। वो ओवर इरीगेशन की वजह से ही नाइट्रोजन जो है वो लीच डाउन हो जाती है और लॉस जो है वो पत्ते के ऊपर जो है शो होना शुरू हो जाता है। जी बहुत शुक्रिया, इसमें जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है फार्मर्स को इस हवाले से गाइड कर दिया है। ये तो आपने बात की है जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है फसल की पैदावार में, तो थोड़ा सा मुतनासिब खादों के इस्तेमाल की अहमियत के हवाले से फार्मर्स को गाइड करें। देखिए, आप जिस तरह इंसान है, अगर इम्बैलेंस खाता है तो बीमार होता है। जी। आप इम्बैलेंस फर्टिलाइज़र देंगे, आपकी क्रॉप जो है वो बीमार होगी, उसको स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, वो बीमारी उसको ज़्यादा आएगी, वो आपके मौसमी हालात को फेस नहीं कर सकेगी। तो आपको बैलेंस फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है देना। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा किरदार है। जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होगा, फॉर एग्जांपल माइक्रो या मैक्रो, इनमें से जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होगा, जितना उस एवरेज तक वो उसको ले जाएगा, उससे ज़्यादा वो एवरेज नहीं निकाल सकेगी। लेट्स से आपके पास 100 मन का जिंक है जी। ठीक है जी, क्वांटिटी आपकी ज़मीन में, और आप 120 मन लेना चाह रहे हैं। आपने बाकी सारी खादें 120 मन वाली डाली हैं, मगर जिंक को आपने इग्नोर कर दिया है, तो आप 100 मन को नहीं क्रॉस करेंगे। इसी तरह बोरॉन की बहुत इंपॉर्टेंस है। बोरॉन जो है आपकी कर्नल अबॉर्शन को रोकता है। कर्नल अबॉर्शन, अगर आपके व्यूअर्स के लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि फर्टिलाइजेशन तो हो जाती है, मगर वो दाना फिर झिल्ली सा बन जाता है और वो दाना भरा ही नहीं करता। बिल्कुल। तो वो उसको बड़ा अच्छा मिटिगेट करता है। इसी तरह अगर पोटाश की मैं आपको अफादियत बताऊं, उसमें अगर आपकी हाई हीट है तो आप हल्की हल्की पोटाश लगाते जाएं, 1-1, 2-2 किलो, 1-1, 2-2 किलो हर पानी के साथ, स्पेशली जब हीट हो। क्योंकि पोटाश जो है वो इसके स्टोमेटास जो हैं उसके पंप में काम करते हैं और वो उसमें वो यूज़ होता है, तो उसकी ट्रांसपायरेशन बड़ी अच्छी होती है। ये इस तरह है कि जैसा आपको पसीना आता है और आपको कूलिंग करती है बॉडी को, इसी तरह ट्रांसपायर करता है प्लांट, और वो पोटाश पंप चलता है, और उसको कहते भी पोटाश पंप है। तो उसके लिए वो पोटाश बहुत ज़रूरी है। तो हमारी आम तौर पे ज़मीनों में पोटाश की सख्त डेफिशिएंसी है। हम आई थिंक 100 और 180 ppm पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड, मेरी ये ऑर्गेनिक चीज़ें डाल के हम जो पोटाश है वो ऑलमोस्ट 380 to 400 ppm पे बैठे हुए हैं। हम फॉस्फोरस ऑलमोस्ट 25 से 30 ppm पे बैठे हुए हैं। यानी इस वक्त मुझे मैं कुछ भी ना डालूं, तो मेरी ना DAP डालूं ना पोटाश डालूं, तो मेरे पास इनफ सोर्स है अवेलेबल कि मेरी वो बेहतरीन क्रॉप निकल आए। सरदार साहब, मैं आपसे उस ज़िम्मेदार के हवाले से मशवरा लेना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ज़िम्मेदार है, उसने एक नई जगह पर ज़मीन ठेका पे ली है, तो किन 2-4 बातों का उसको ख्याल करना चाहिए जिससे वो पैदावार जो है वो बेहतर ले सके? देखिए, जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, तो इंसान या ज़िम्मेदार को या हमारे आपके जो व्यूअर्स हैं, उनको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। अब प्रिसीजन का दौर है, अब आप बेफजूल पैसे ज़ाया नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस होगी वो पानी का टेस्ट कराए। अगर वो TDS 500 से ऊपर है तो, या इवन 1000 के पास है, 500 और 1000 के दरमियान है, तो वो मे बी वहाँ मक्की लगा सके। जी। अदरवाइज वो उसका लिमिटिंग फैक्टर है। वो एक सर्टन में भी वो 70-80 मन से ज़्यादा वो मक्की नहीं ले सकेगा। जो भी उसके पास वाटर सोर्स है, ट्यूबवेल है, जो भी है, उसका वाटर सोर्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपकी ज़मीन का तज्जिया, जिसमें डिफरेंट आपके उसके pH वैल्यूज़ हैं, NPKs हैं, ये सारी चीज़ें। जब तक आपको वो फैक्टर्स नहीं पता लगेंगे कि आपकी ज़मीन में है क्या और उसको आपने क्योर क्या करना है, तब तक आप बिल्कुल जिसको कहते हैं वाई के पास आए ना। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, फिर आप प्लानिंग करें अपना जो भी फसल लगानी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पहले सॉइल टेस्ट कराएं, वाटर टेस्ट कराएं, और उसके बाद जो एक्शन आप ले सकते हैं वो लें।
सरदार साहब, आपके वक्त और साथ देने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे नाजरीन, हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं, उन्होंने बहुत सी मुफीद मालूमात आपसे हासिल की होंगी और वो उससे बेहतरीन इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आपका भी शुक्रिया। मगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वक्त कम था और हमने कहें कि हमने सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग को टच किया। एग्जैक्टली। ये एक बहुत वसी इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। मे बी नेक्स्ट टाइम इसको अपना हम आगे भी कुछ कर सकें या इसको बढ़ा सकें अगली नशिस्त पे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सर। नाजरीन, आपके भी वक्त और साथ देने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड में नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अगर आपका कोई फ़ीडबैक है तो हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर 032 29 29 29 29 पर आप दे सकते हैं। अगली एपिसोड तक के लिए अपने होस्ट खालिद रहमान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।